हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोगों ने अभी तक जो बात किया वो किया था वो किए थे द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, जिसका कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है वो देखे थे, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख चुके थे। ठीक, आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, फिर ऊष्माशोषी, और फिर पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपक्षय। इसके हर टाइप के एग्जांपल्स को और केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर आगे की चीजों को पढ़ना। देखिए, सबसे पहला उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ऊष्माक्षेपी। हम लिख देते हैं टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी पढ़ेंगे, फिर हम ऊष्माशोषी पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। ठीक है, ये चार चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ऊष्माक्षेपी, हेडिंग लगाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है पहले लिखते हैं, फिर समझा देंगे। अरे नहीं, ये तो चल ही नहीं रहा है, एक मिनट। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें या ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, या आप लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यही लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो या ऊष्मा मुक्त हो मतलब बाहर निकले। ठीक है, मुक्त हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब समझते हैं कि ये है क्या। मतलब याद कैसे रखेंगे। ठीक, भाई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जैसे आप दोनों बोलिए, जैसे एक बार बोलेंगे ऊष्माक्षेपी और एक बार बोलिए ऊष्माशोषी। ठीक, साथ में बोलिए ऊष्माक्षेपी, ठीक, ऊष्माशोषी। अब दोनों में ऊष्मा कॉमन है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप बोलेंगे ऊष्माक्षेपी तो छेपी बोलने में, ठीक है, फूंक बाहर निकलेगा, मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है, छेपी में क्या हो रहा है? फूंक बाहर निकल रहा है, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो जिसमें ऊष्मा मुक्त हो या बाहर निकले उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ठीक, ऊष्माशोषी, जब आप शोषी बोलेंगे तो फूंक बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब अंदर आ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा न मतलब ऊष्मा बाहर ना निकले बल्कि हमको उस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा देनी पड़े। ठीक है, बाहर नहीं निकल रहा है ऊष्माशोषी में। ऊष्माशोषी में क्या हो रहा है? बाहर एनर्जी नहीं निकलेगा। ठीक है, बल्कि हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऊष्माक्षेपी में देखिए बाहर निकल रहा है मतलब ऊष्मा मुक्त होगी, और ऊष्माशोषी में उसी का उल्टा, मुक्त नहीं होगी बल्कि हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से याद रख सकते हैं आप। चलिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त हो या ऊष्मा मुक्त हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक,
देखिए एग्जाम्पल पहला, जैसे अगर आप सोडियम ले और इसको कोल्ड वाटर के साथ हीट करें, मतलब सोडियम को अगर किसमें डाल दिया जाए, ठंडे पानी में, ठीक है, हीट नहीं, सोडियम को कहाँ डाल दिया जाए, ठंडे पानी में। जब आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और प्लस निकलेगा बहुत सारा हीट। देखिए हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, तो मान लीजिए ये इसमें हम डाल दिए सोडियम, इसमें पानी था, ठीक है, इसमें डाल दिए सोडियम, इसमें था पानी, तो पानी के साथ सोडियम इतना तेज रिएक्ट करता है और यहाँ से हाइड्रोजन इतना तेज बाहर निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और इतना तेज बाहर निकलता है कि इसी के कारण आग लग जाता है, ठीक है। तो मतलब जो ब्लास्ट भी होता है, आप देखेंगे कि सोडियम पानी में जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है, तो वो ऐसा ही होता है, तो वही हीट बाहर निकल रहा है। अगर आप पोटेशियम को भी ले, ठीक है, तो पोटेशियम और तेज से रिएक्ट करेगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है सोडियम से, बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, ठीक है, बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शंस होगा आपका, ठीक है बात। इन रिएक्शंस को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इन रिएक्शंस को आप लोग याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला बैलेंस नहीं है, बैलेंस मतलब सॉरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 2 भी करेंगे, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गई। अभी लिख लीजिए, जब बैलेंसिंग बताएंगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही 2 2, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में, क्या श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, हालांकि ये सब हम कराएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आ रहा है तो हम साथ में करते हुए चल रहे हैं। बोला है क्या रेस्पिरेशन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? तो सबसे पहले रेस्पिरेशन या श्वसन है क्या? देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और हमको एटीपी मिलता है, हमको एटीपी मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाहर निकल जाता है, वाटर, और एटीपी के फॉर्म में हमको क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, ठीक। तो भाई देखिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कि नहीं, इस अभिक्रिया से उष्मा मुक्त हो रही है, मतलब एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। हम लिखेंगे हाँ श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया में हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए अभिक्रिया ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। आप जब एग्जाम में लिखेगा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेगा, ठीक है, ये सब वाला। चलिए अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा उष्मा क्षेपी क्या है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा मुक्त होती है, मतलब बाहर निकलती है। अगर उष्मा बाहर निकल रही है तो उष्मा क्षेपी है। आप बोल के भी समझ सकते हैं उष्मा क्षेपी, फूंक बाहर निकल रहा है मतलब उष्मा बाहर निकलेगी तो उष्मा क्षेपी, ठीक है। उष्मा शोषी में फूंक बाहर नहीं निकलेगा मतलब वो उष्मा शोषी। जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर ना निकले वो उष्मा शोषी, जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकले वो उष्मा क्षेपी, ठीक। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, अब हम बढ़ते हैं उष्मा शोषी की ओर, ठीक। इसको लिख लीजिए। आइए अब हम देखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया या इसको इंग्लिश में कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक था एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? देखिए ऐसी अभिक्रिया ऐसे जिस अभिक्रिया में उष्मा देनी पड़े, जिस अभिक्रिया में उष्मा देनी पड़े उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। मतलब अब इसमें उष्मा मिलेगा नहीं बल्कि हमको उष्मा देना पड़ेगा,
उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप पीछे देखे भी होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जा रहा था तो क्या कर रहे थे, हम हीट दे रहे थे, तो बन रहा था CaO प्लस CO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर क्या मतलब, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमको हीट देना पड़ा है, हमको हीट क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको उष्मा देनी पड़े उसको हम कहेंगे उष्मा शोषी। ठीक, आप लेड नाइट्रेट वाला लिखिएगा, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक, क्या आ रहा था, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। इसमें भी हमको हीट क्या करना पड़ रहा है देना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसको कराने के लिए हमको उष्मा देना पड़ा, ठीक है, हमको उष्मा देना पड़े तो उसको कहेंगे उष्मा शोषी। इस छोटा सा त्रिभुज का मतलब होता है हीट, ठीक है, कि उष्मा, एरो के ऊपर लिखा है मतलब उष्मा दिया जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा देनी पड़े उसको हम कहेंगे उष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको उष्मा मिले उसको कहेंगे उष्मा क्षेपी। ठीक, तो उम्मीद है आपको उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी वाला टर्म समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे कहाँ बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन के ऊपर। ठीक, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, और उसके बाद हम इस लेक्चर को कर देंगे समाप्त। ठीक है, अभी हम चलिए देखते हैं। तब हमको देखना है दो चीज, एक देखना है ऑक्सीकरण और एक देखना है अपचयन। ठीक है, इधर इधर लिखते हैं, एक है ऑक्सीकरण, ठीक, और इधर लिख देते हैं अपचयन। पहले थोड़ा सा एक कहानी है, ठीक है, जो कि पिछले बार भी सुना थे, इस बार भी सुन लीजिए। देखिए, छोटा सा कहानी है, आप लोग थोड़ा सा रिलेट क्या उससे बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है ओ और एक का नाम होता है ही। ओ और ही दो भाई हैं। ठीक है, लिखते भी चलते हैं, कौन कौन भाई है भैया, एक का नाम है ओ और एक का नाम है ही। ठीक है, ओ और ही ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी है दोनों में, है ना, एकदम कट्टर दुश्मन है कोई। ठीक है, न ओ ही को देखना चाहता है न ही ओ को देखना चाहता है। मतलब ओ अगर कहीं पे जाएगा तो वहां से ही निकल लेगा, ठीक, और अगर ही कहीं पे जाएगा तो वहां से ओ निकल लेगा। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं बात, ओ मतलब है ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसका थोड़ा सा हम इससे भी देखते हैं। देखिए, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन से, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से, और केमिस्ट्री में कहीं पर करण शब्द आता है तो इसका मतलब होता है जुड़ना। केमिस्ट्री में अगर कहीं करण शब्द आता है तो इसका मतलब होता है जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो लिखेंगे हम इस बात को, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीजन अगर कहीं पे जाएगा तो ही निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे हम सारे, ठीक है, मत चिंता करिए। अब आते हैं अपचयन। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन या और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। अब आते हैं अपचयन। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, या ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ये ऑक्सीडेशन का क्या होता है, उल्टा। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन कहलाता है।
बात समझ में आ गया? देखिए शब्दों से भी तोड़कर बता दिया गया, कहानी के माध्यम से भी बता दिया गया, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अभी हम पढ़े थे उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी फूंक बाहर निकल रहा है, उष्मा प्राप्त हो रही है तो उष्माक्षेपी, उष्माशोषी में उष्मा देना पड़ रहा है, उष्मा प्राप्त हो तो उष्माक्षेपी, उष्मा देना पड़े तो उष्माशोषी। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन में क्या देखे, ऑक्सीकरण ओ और ही याद रखिएगा, ओ और ही भाई है, ओ मतलब ऑक्सीजन, एच मतलब हाइड्रोजन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ओ कहीं पे आएगा तो ही चला जाएगा, ही कहीं पे आएगा तो ओ चला जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना, और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अपचयन। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना जैसे जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन आया तो बना लिया ZnO। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक है हमारा एथेनॉल CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, ये हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल लिख लीजिए इसको, चलिए हम लिख देंगे बाद में। ठीक है, इसका जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 CHO प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा एथेनल, एथेनल, और ये है हमारा क्या चीज, CH3 CH2OH, ये हमारा एथिल, हाँ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या इसी का नाम है एथेनॉल। ठीक, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और ये एल्डिहाइड से क्या, सॉरी एल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, अल किस में लगता है, एल्डिहाइड में। ये सब आगे होगा बात। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या बताना था कि हाइड्रोजन का निकलना, तो देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना। अब देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, जैसे देखिए सोडियम है, ठीक है सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक, इस बात को समझते हैं क्यों करता है। जैसे देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गया, तीसरे में 1 तो भर देंगे। अब भाई सेल को ना 8, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास ऑप्शन है या तो 7 इलेक्ट्रॉन मंगा ले या तो 1 निकाल दे। 1 निकालेगा तो ये वाला सेल गायब हो जाएगा और 8 तो बच जाएगा, तो इसके लिए आसान पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और जब इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग करता है तो जितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो सोडियम पे 1 प्लस आता है, मैग्नीशियम 2 ठो निकालता है तो Mg पे आप देखेंगे 2 प्लस आएगा, एल्युमिनियम 3 निकालता है तो एल्युमिनियम पे देखेंगे आप 3 प्लस आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कोई निकालेगा, जितना निकालेगा उतना प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, तो जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस। चलिए, तो ये रिएक्शन लिखेगा, रिएक्शन आपको लिख करके ही याद होगा। ठीक है, तो आप लोग रिएक्शन लिखने से कतराइएगा नहीं। ठीक है, लिख लिख करके याद करिए। आइए उधर, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर ऑक्साइड है, हो गया Cu+O2। ठीक, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर निकल गया, मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन। ठीक है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल गया। दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। देखिए C H2 हम इसको लिख सकते हैं C2H4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एथीन है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, एथीन के साथ अगर हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा C, देखिए एक H इसके पास आएगा, एक H इसके पास आएगा, तो ये 2 ठो तो पहले से था, एक ठो और आ गया। देखिए 2 H तो था ना पहले से। ठीक, CH2 C 2 H पहले से था, डबल बॉन्ड, इसके पास भी 2 H पहले से था। अब एक हाइड्रोजन इसके पास गया, इसका एक हाइड्रोजन इसके पास गया,
एक एक चला गया तो यहाँ से बॉन्ड एक ठो खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ठीक है। तो ये बन गया एथेन। एथीन से क्या बना, एथेन, ETHANE, एथेन से क्या बना, एथेन, ठीक। तो कहने क्या मतलब है कि अपचयन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। एक लास्ट एग्जांपल कौन सा, भाई इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना तो है। देखिए क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl- बना लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- बना लेगा, ठीक है। ग्रहण क्यों करता है, देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 10, तीसरे में 7। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो एक ठो ले ले, इसके लिए आसान पड़ता है एक ठो ले लेना, तो 7 1 8 कर लेता है, ठीक है। और जब ले रहा है जितना इलेक्ट्रॉन उतना माइनस आ जाता है, इसलिए यहाँ पर Cl-। तो आप तीनों एग्जाम्पल देख लिए। ऑक्सीजन जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो ये सारी चीजें तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया, ये आपका अपचयन हो गया, ठीक। चार टॉपिक को पढ़े हम इस लेक्चर में। ऊष्माक्षेपी बताते चलिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही थी, ठीक है, और बाहर निकलेगी तभी हमको प्राप्त होगी, तो वही बोला गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक। फिर दूसरा हम देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें ऊष्मा क्या करना पड़ा, अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ा था, ठीक। फिर तीसरा देखें ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना। बताए थे कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। फिर आएंगे अपचयन पर, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, भाई ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक। तो अब ऑक्सीजन का निकलना, अब ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक। चलिए उम्मीद है चारों टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो उसमें बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं उसी के साथ में, और फिर पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण जब पढ़ रहे होंगे तो संक्षारण से बचाव भी देखेंगे, और विकृत गंधिता जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस की ओर, और फिर लास्ट में करेंगे ग्रीन पेज क्वेश्चंस को, ठीक। तो सारी चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।